Hello, in this particular video, we will be talking about chapter number 13 organisms and population, and this is the part 5 of the video. इस चैप्टर की पिछली 4 वीडियोस प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम पॉपुलेशन इंटरैक्शंस की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस से। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि लाइफ हिस्ट्री का क्या मतलब है। लाइफ हिस्ट्री का मतलब होता है, लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स का मतलब होता है वो वाली ट्रेट्स, वो वाली क्वालिटीज़ एक किसी भी ऑर्गेनिजम्स की या पॉपुलेशन की, जैसे कि वो एक ईयर में वो कितने नंबर ऑफ़ जनरेशन्स पर ईयर कितनी है उस ऑर्गेनिजम्स की, मतलब कितनी बार वो रिप्रोड्यूस कर रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसका रेट और टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सर्वाइवल कैसा है, सर्वाइवल रेट कैसा है, डेवलपमेंट रेट कैसा है, सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का रेशियो किस प्रोपोर्शन में है, का रेशियो क्या है, और एनिमल का साइज़ बर्थ के टाइम पे या हैचिंग के टाइम पे कितना है, उसकी एज क्या है, वो एक ईयर में कितनी बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में कितनी बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, लॉन्गेविटी कैसी है, मोर्टेलिटी कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम कहते हैं लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स। तो लाइफ हिस्ट्री जो ट्रेट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस को समझने के लिए। सो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस का मतलब है कि ये जो सारी हमने ट्रेट्स की बात करी, इसमें वेरिएशंस आता है विद टाइम। जब एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन के प्रोसेस में इन सारी ट्रेट्स में जिनकी हमने अभी बात करी है, इनमें चेंज आता है। और चेंज क्यों आता है? ताकि जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो मैक्सिमाइज़ की जा सके, एक ऑर्गेनिजम्स अपना जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है उसको फुली यूटिलाइज कर सके और अपना जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज़ कर सके। सो पॉपुलेशंस जो इवॉल्व होती हैं वो इस तरह से इवॉल्व होती हैं ताकि वो अपना रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज़ कर सके। डार्विन ने भी कहा था इस बात को, और इसको इस जो वैल्यू होती है डार्विनियन फिटनेस जिसको हम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वैल्यू से। आर वैल्यू पिछले वीडियो में अभी हमने डिस्कस की थी। आर वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टूवर्ड्स मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन रह रही है तो उस पॉपुलेशन पे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। बहुत सारे प्रेशर को, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस का प्रेशर है, प्रेडेटर प्रेशर है, तो इन सारे प्रेशर्स के को वो झेलती है और इस तरह से उसमें एवोल्यूशन होता है पॉपुलेशन में कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल साल्मन फिश और बैम्बू, ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। बाकी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सके हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, जो कि पूरे लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोडक्शन होता है उनमें। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑयस्टर्स हैं और पेलाजिक फिशेस, सरफेस पर रहने वाली जो फिशेस हैं, उनका जो ऑफस्प्रिंग का साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है, और बर्ड्स और मैमल्स के केस में ऑफस्प्रिंग्स का साइज़ लार्ज होता है। So, ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to constraints imposed by abiotic and biotic components of the habitat। इसका मतलब लाइफ हिस्ट्री जो ये सारी जो वेरिएशंस है, लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुई हैं ताकि ऑर्गेनिज्म चेंज्ड एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस उसकी, जिन एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रह रहा है, एबायोटिक या बायोटिक कंडीशंस जो हैं, उनका अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उस रेस्ट्रिक्शन में भी वो इवॉल्व कर सके, अपने आप को बेटर अडेप्ट कर पाए और अपना रिप्रोडक्टिव जो पोटेंशियल है उसको फुली यूटिलाइज कर सके। सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ करंटली एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च। ये सारी जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स की हमने बात की, दिस इज़ द करंट एरिया ऑफ रिसर्च फॉर इकोलॉजिस्ट दीज डेज। बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन की। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन रह रही है तो वो दूसरे पॉपुलेशन के साथ भी, दूसरे स्पीशीज़ के साथ भी इंटरैक्ट कर रही होगी। एक तो वो स्पीशीज़ लेट्स से S1 स्पीशीज़ है, एक तो वो आपस में ही
अपने मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, प्लस वो दूसरे पॉपुलेशन के दूसरे स्पीशीज़ के साथ भी इंटरेक्ट कर रही हो। कोई भी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो आइसोलेशन में सर्वाइव कर पाती है। कोई भी स्पीशीज़ आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर हम सिर्फ प्लांट्स की ही बात करें तो प्लांट्स को भी अपने सर्वाइवल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और देन दे जो रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि आइसोलेशन में सरवाइव कर पाए। यहाँ तक कि प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनिजम्स प्लांट में फिर की पॉपुलेशन फिर इंक्रीज नहीं करेगी। It is obvious that in nature animals, plants and microbes cannot live in isolation but तो एक interact with each other। तो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों माइक्रोब्स हों, कोई आइसोलेशन में नहीं रहता, सबका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। तो ये जो अलग अलग जो इंटरेक्शंस है, हो सकता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में या दो पॉपुलेशन के स्पीशीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन हो बेनिफिशियल हो या डेट्रीमेंटल हो, हार्मफुल हो, या वो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब ना ही हार्म ना ही बेनिफिट। अगर हम प्लस साइन से डिनोट करें बेनिफिशियल इंटरेक्शन को, एंड इफ़ वी तो पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं कोई बेनिफिशियल इंटरेक्शन अगर है दो स्पीशीज़ के बीच में। नेगेटिव साइन से अगर हम डिनोट करें डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप को, मतलब जो नुकसान पहुंचाती है, और ज़ीरो से हम डिनोट करते हैं न्यूट्रल रिलेशनशिप को, न्यूट्रल इंटरेक्शन को। तो देयर आर पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल इंटरेक्शंस क्या हैं, देखते हैं हम। ये देखिए इस चार्ट में यहाँ स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी और नेम ऑफ इंटरेक्शन लिखा हुआ है। इसमें देखिए म्यूचुअलिज्म सबसे पहले रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है दो स्पीशीज़ के बीच में जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। कॉम्पिटिशन ऐसा रिलेशनशिप है दो स्पीशीज़ के बीच में जिसको एक दूसरे से हार्म हो रहा है। ओके, दिस रिलेशनशिप इज़ डेट्रीमेंटल टू बोथ द स्पीशीज़। प्रेडेशन ऐसी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो स्पीशीज़ के बीच में, जिसमें से एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को हार्म हो रहा है, जैसे कि टाइगर और डियर। टाइगर प्रेडेटर है, वो डियर का शिकार करता है, तो टाइगर इज़ गेटिंग बेनिफिटेड और डियर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ प्रेडेशन। पैरासिटिज्म में भी लेट्स से लाइस है, इट इज़ लिविंग ऑन इन द हेयर ऑफ ह्यूमन, इट इज़ लिविंग ऑन द स्कैल्प। तो यहाँ पे जो लाइस है वो पैरासाइट है, उसको फ़ायदा हो रहा है और ह्यूमन को नुकसान हो रहा है, तो प्लस और माइनस। कॉमेंसालिज्म ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक स्पीशीज़ को फ़ायदा है, दूसरा को ना ही नुकसान है ना ही फ़ायदा है। एमेंसालिज्म ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक को नुकसान है और दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा है, न्यूट्रल है दूसरे के लिए। तो ये सारे रिलेशनशिप का एक ब्रीफ में प्लस और माइनस साइन के साथ इंडिकेट किया गया है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, किसके लिए हार्म है, किसके लिए बेनिफिट है और किसके लिए रिलेशनशिप न्यूट्रल है। म्यूचुअलिज्म, इस चीज़ को फिर से अगेन रिपीट किया गया है। म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन के केस में दोनों ही बोथ लूज मतलब दोनों को ही नुकसान है। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन के केस में पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फ़ायदा है, प्रीडेशन के केस में प्रीडेटर को फ़ायदा है और प्रे को नुकसान है। पैरासाइट के केस में पैरासाइट को फ़ायदा है, पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फ़ायदा है और उसका जो होस्ट है उसको नुकसान है। कॉमेंसालिज्म में एक को फ़ायदा है और दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा है। और एमेंसालिज्म में एक को नुकसान है, वन इज़ गेटिंग हार्म्ड एंड द अदर वन इज़ अनअफेक्टेड, ना उसे नुकसान है ना फ़ायदा है। अब ये जो तीनों रिलेशनशिप्स हैं पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और कॉमेंसालिज्म, इन तीनों रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या चीज़ कॉमन है कि ये जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो दे लिव क्लोजली टुगेदर। ये जो तीनों केसेस हैं, प्रेडेशन नंबर 1, प्रेडेशन नंबर 2 पैरासिटिज्म एंड नंबर 3 कॉमेंसालिज्म। अब डिटेल में एक एक रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेडेशन की। प्रेडेशन को समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल डियर और टाइगर का लेते हैं। डियर इज़ द
प्रे, टाइगर इज द प्रीडेटर। और सिंपल टर्म्स में ऐसा कह सकते हैं कि ये शिकारी और ये शिकार। ठीक है, अब देखो टाइगर is killing the deer and it is getting the food from the deer, so it is the tiger is called as the predator and deer is called as the prey. अब प्रीडेट इस तरह के ही नहीं बल्कि और भी एग्जाम्पल हैं प्रीडेशन के कि अगर एक स्पैरो है, एक स्पैरो अगर सीड को खा रही है, एक प्लांट के सीड्स पे वो फीड कर रही है, तो वो भी एग्जाम्पल है प्रीडेटर का। और सीड को पे फीड कर रही है तो वो भी प्रीडेटर समझी जाएगी, प्रीडेटर ही मानेंगे उसको। यहाँ तक कि हर्बीवोर्स अगर एनिमल का हम बात करें, किसी भी हर्बीवोर एनिमल मतलब वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं, लेट्स से काऊ की बात करें, और काऊ इज़ ईटिंग द ग्रास, या गोट है, गोट इज़ ईटिंग द ग्रास, तो ये दोनों एनिमल्स भी क्या हैं, प्रीडेटर है, इनको भी हम प्रीडेटर कहेंगे। रोल ऑफ प्रीडेटर, कि एक प्रीडेटर का क्या रोल है। सबसे पहले दे एक्ट एज कॉन्डुइट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। कॉन्डुइट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब कि एक कॉन्डुइट मतलब एक तरह से एक पाइपलाइन की तरह है, जो प्रीडेटर्स हैं जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एक सिंपल सी फूड चेन में बना रही हूँ। प्लांट्स हैं, प्लांट्स को लेट्स से रैबिट खा रहा है, रैबिट को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को ईगल इज़ ईटिंग द स्नेक। तो इस वाली जो फूड चेन है, इस फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे ये प्रीडेटर है, यहाँ पे ये प्रीडेटर है, ये भी प्रीडेटर है, तो प्रीडेटर्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एक्ट कर रहा है प्रीडेटर एज अ कॉन्डुइट, एज अ चैनल या एज अ पाइपलाइन फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। दूसरा है दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रे की जो पॉपुलेशन है, जो शिकार की पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल में रखते हैं। लेट्स से अगर यहाँ से स्नेक हट जाए तो क्या होगा कि रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करने लगेगी। तो शिकार करने वाले शिकारी की भी ज़रूरत, प्रीडेटर की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो जो प्रे स्पीशीज़ हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू, दीज प्रीडेटर्स दे हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। नेक्स्ट है प्रीडेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Predators also help in maintaining species diversity in a community. Species diversity in a community by reducing the intensity of competition again among competing prey species. Suppose ये एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में S1, S2, S3, S4, S5 ये 5 तरह के स्पीशीज़ रह रहे हैं लेट्स से, और इनका ये प्रीडेटर है, ये प्रीडेटर इन पांचों ही स्पीशीज़ को खा रहा है लेट्स से। तो ये इनमें जो कंपटीशन, इनके बीच का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन को कम करके रखेगा। कैसे कम करके रखेगा? सपोज़ यहाँ से प्रीडेटर हट जाता है, यहाँ से अगर प्रीडेटर हट जाएगा तो इनमें आपस में ही कंपटीशन होने लगेगा। ये जो स्पीशीज़ हैं S1, S2, S3, S4, S5, इनमें आपस में ही कंपटीशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है एक दो स्पीशीज़ एलिमिनेट हो जाएं या एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो लेकिन अगर प्रीडेटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो ऐसा नहीं होने देगा, वो खुद ही चेक रखेगा, पाँचों की पॉपुलेशन को खुद वो कंट्रोल करके रखेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रीडेटर जो है वो हेल्प करता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए। किस तरह से मेंटेन करता है कि जो स्पीशीज़ में आपस में जो कंपटीशन हो रहा है उसको वो रिड्यूस कर सके। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखने के लायक कि प्रीडेटर जो है अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने प्रे को, तो जो प्रे है वो भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। और प्रीडेटर को क्या होगा? प्रीडेटर को फिर नुकसान होगा, क्योंकि उसका जो फूड था, जो प्रे था, वो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा इन द डेफिशिएंसी ऑफ फूड।
प्रीडेटर है वो प्रे को खा रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा प्रे को, सारे ही प्रे को ख़त्म कर देगा, तो उसमें प्रीडेटर का खुद ही नुकसान है, क्योंकि फिर वो उसका फूड ही अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो फिर वो फीड किस पे करेगा। ठीक है, इसीलिए एक और टर्म आएगा इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में, प्रूडेंट। जो प्रीडेटर्स हैं दे आर प्रूडेंट इन नेचर, दैट मीन्स दे टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, दैट दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे। अब अलग अलग एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आपको क्वेश्चंस, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर बेस्ड, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हेन सर्टन, अब पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन ऑफ प्रेडेशन टॉपिक। व्हेन सर्टन एक्जॉटिक स्पीशीज़, एक्जॉटिक स्पीशीज़ का मतलब है जो बाहर से इंट्रोड्यूस, बाहर के दूसरी कंट्री से जो इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो वाला स्पीशीज़, अगर कोई एक्जॉटिक स्पीशीज़ एक जोग्राफिकल एरिया में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो बहुत इन्वेजिव हो जाता है। इन्वेजिव मतलब बहुत रैपिडली वो स्प्रेड करने लगता है, उस एरिया को डोमिनेट करने लगता है, और वो डज़ नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। क्यों इस तरह से वो स्प्रेड करता है अनकंट्रोल्ड वे में? क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। सपोज़ बाहर की कंट्री से एक ऐसा पौधा, इस वाले यही एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज़ प्रिकली पियर कैक्टस। अब ऑस्ट्रेलिया में ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया 1920s में। अब ये बहुत रैपिडली स्प्रेड करना शुरू कर दिया प्रिकली पियर ने, और बाकी की जो फसल है उसको भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया। क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि इस वाले प्लांट को किल करने वाला कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, इसलिए इट कॉज्ड हैवॉक, उसने एक आफत मचा दी थी। इट कॉज्ड अ हैवॉक एंड इट स्प्रेड, ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में स्प्रेड कर गया। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर जो कि मॉथ है, ये इसमें मॉथ का आप लार्वा देख सकते हैं, मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया नेचुरल हैबिटेट में, हैबिटेट से लाके ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ से भी जो भी उसका नेचुरल हैबिटेट था, नेचुरल हैबिटेट से प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया उस एरिया में, तब जाकर जो प्रिकली पियर कैक्टस है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिजास्टर स्टारफिश का। इसमें देखिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। कि ये अगर एक एरिया में किसी प्रेडेटर को कंट्रोल करना, प्रे को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो प्रेडेटर है उसके प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिस को, इस वाले प्रिंसिपल को या इस आइडिया को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में। जैसे कि एक फसल है, एक क्रॉप है, उस क्रॉप को एक कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस कीड़े को जो खाने वाला जो इसका प्रेडेटर है, अगर उस प्रेडेटर को हम इंट्रोड्यूस कर दें उस एरिया में, तो वो इसे खा लेगा और फसल को नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में। Predators also help in maintaining species diversity in community by reducing the intensity of competition। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रेडेटर जो है स्पीशीज़ के आपस के कंपटीशन को भी कम करके रखता है। अब है, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, starfish pisaster is an important predator. In field experiment, when all starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition। देखो इसको समझो, एक एरिया है, कौन सा एरिया है ये? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। इस एरिया में एक स्टारफिश रहती है पिजास्टर, ये वाली, और वहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स भी रहते हैं, और इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो इसका खाना है। मतलब ये तो पिजास्टर तो क्या हो गया? प्रेडेटर, और जो इन्वर्टिब्रेट्स की यहाँ पे जो स्पीशीज़ रह रही हैं वो हो गई प्रे। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि पिजास्टर फिश को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया,
हटा दिया गया। तो क्या हुआ कि ये आपस में ही इनमें कंपटीशन होने लगा जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, और उनमें से एक साल में ही करीब 10 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए आपस में ही कंपटीशन करके। ठीक है, तो ये प्रेडेटर की इम्पोर्टेंस है कि वो जो प्रेडेटर है वो अपने प्रे के जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखता है, प्लस उसकी डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि वो आपस में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को नहीं होने देता, कम करता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को, प्रे के बीच में जो कॉम्पिटिशन हो रहा है। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रेडेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, तो क्या होगा, उसका प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा और प्रेडेटर को फिर अपना फूड नहीं मिलेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। इसीलिए नेचर में हम कहते हैं कि जो प्रेडेटर है वो प्रूडेंट है, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो अपने जो प्रे है उसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तब आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कैमोफ्लैज क्या होता है। कैमोफ्लैज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट की में अपने आप को एनवायरनमेंट के कलर के जैसे या पैटर्न के जैसे अपने आप को ढाल सके। और ऐसा क्यों करता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सके, ताकि वो प्रेडेटर उसको आसानी से ना पहचान पाए, अपने प्रेडेटर से वो बच सके। इस प्रॉपर्टी को हम कैमोफ्लैज कहते हैं। ये एक इंसेक्ट आप देख रहे हैं, ये इंसेक्ट एक ट्री के ऊपर बैठा है, लेकिन इसका कलर इस तरह से है कि वो आसानी से छुप सकता है अपने प्रेडेटर से। ये दूसरा देखते हैं, ये स्टिक इंसेक्ट है। स्टिक इंसेक्ट जो है वो एक ट्री की स्टिक पे बैठा हुआ है, ब्रांच पे, और ये इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा अपने प्रेडेटर के द्वारा। सो प्रे स्पीशीज़ हैव इवॉल्व्ड डिफेंसेस। प्रे स्पीशीज़ जो है अब उनमें एवोल्यूशन होता है। क्यों होता है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स। इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स के अंदर जो कैमोफ्लैज की प्रॉपर्टी है वो देखी जा सकती है। इंसेक्ट्स आपने यहाँ आपने देखा 2 इंसेक्ट्स। उसी तरह से ये देखिए, इस वाले डायग्राम में आप देखें, ये फ्रॉग है, दिस इज़ अ फ्रॉग, और ये फ्रॉग एक ट्री की बार्क के ऊपर है, और इसको इजीली डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है प्रेडेटर के द्वारा। उसी तरह से ये एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट ट्री ग्रीन कलर का इंसेक्ट इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ये एक फ्रॉग है, ये फ्रॉग भी इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा अपने प्रेडेटर के द्वारा। तो ये अडेप्टेशंस हैं, ये इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है इन ऑर्गेनिज्म में, ताकि उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी रहे ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सकें। अब दूसरा जो अडेप्टेशन है एनिमल्स में, उसकी बात करते हैं कि कुछ जो प्रे है वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अपने अंदर एक ऐसा केमिकल डेवलप कर लेते हैं ताकि प्रेडेटर उसको ना खाए। फॉर एग्जाम्पल मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई क्या होती है, वो बहुत डिस्टेस्टफुल होती है, वो प्रेडेटर के लिए को बिल्कुल डिस्टेस्टफुल लगती है। उसका प्रेडेटर कौन है, बर्ड है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन उसने अपनी बॉडी में एक ऐसा केमिकल डेवलप किया है ताकि प्रेडेटर उससे उसको ना खाए। और बटरफ्लाई ये एक्वायर करता है इस केमिकल को ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। तो पॉइजनस वीड होता है, एक पॉइजनस वीड, पॉइजनस एक पौधा होता है, उस पर ये फीड करता है कैटरपिलर स्टेज में, जिसकी वजह से केमिकल इसकी बॉडी में आ जाता है, और उस केमिकल की वजह से उसका जो प्रेडेटर है वो उसको नहीं खा पाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होता है, यहाँ से ये वाली स्टेज पूछी जाती है जनरली कि एट विच स्टेज द केमिकल इज एक्वायर्ड बाय द मोनार्क बटरफ्लाई। तो आप लिखेंगे एट द कैटरपिलर स्टेज। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स। ये मैंने बताया था आपको काऊ और गोट के एग्जाम्पल लेकर कि काऊ और गोट के लिए जो उसका जो प्रेडेटर है वो दोनों, काऊ और गोट प्रेडेटर है और प्रे उनका हो गया प्लांट्स। 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस।
फाइटोफेगस, फाइटोफेगस मतलब जो प्लांट को खाते हैं, फाइटो मीन्स प्लांट, फेगस मीन्स खाने वाले। तो जो इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 25% इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो फीड करते हैं प्लांट सैप पे और प्लांट के पार्ट्स पे। द प्रॉब्लम इज़ particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from the predators। अब देखो कि अगर एक प्रे, मैंने आपको बताया एक पॉइंट कि प्रे में क्या क्या अडेप्टेशन होती है। एक तो कैमोफ्लैज की प्रॉपर्टी कि प्रे कैमोफ्लैज करता है, अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है ताकि उसको प्रेडेटर ना देख पाए। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि प्रे अपनी बॉडी के अंदर केमिकल डेवलप कर लेता है इस तरह से कि प्रेडेटर उसको ना खा पाए। ऐसा पॉसिबल है एनिमल्स के केस में, लेकिन प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स क्या करें? जैसे मैंने आपको बताया काउ है, लेट्स से काउ इज़ ईटिंग द ग्रास, यहाँ ये प्रेडेटर है और ये प्रे है। तो प्रेडेटर और प्रे, इस रिलेशनशिप में जो प्रे है ये अब की बार एक प्लांट है, प्रे जो है वो प्लांट है। अब प्लांट क्या करे अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से? एनिमल को तो जो करना था कर लिया, एनिमल जो प्रे था, जो एनिमल जो प्रे थे उन्होंने तो अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लैज कर लिया और केमिकल डेवलप कर लिया। लेकिन प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट के अंदर भी कुछ अडेप्टेशंस होती हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अपने डिफेंस के लिए। वो क्या है? वो है कि प्लांट में या तो कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा या फिर उसमें कोई केमिकल डिफेंस होगा, केमिकल डिफेंस होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं, दे कैनॉट रन अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ वाई दे नीड टू डेवलप दीज मेथड्स फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की। ये प्लांट है अकेसिया, अकेसिया कहते हैं बबूल को। इसमें कांटे होते हैं, यू कैन सी द थॉर्न्स। अब इसमें थॉर्न्स क्यों हैं? ताकि वो अपने प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसी तरह से ये कैक्टस है, कैक्टस के अंदर भी थॉर्न्स होते हैं, क्यों? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अपने प्रेडेटर से। प्लस ये तो अडेप्टेशन आपने पढ़ी थी कि जो कैक्टस है उसमें लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस सो एज टू मिनिमाइज वाटर लॉस को कम करने के लिए स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। प्लस स्पाइंस का दूसरा फंक्शन है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके अपने प्रेडेटर्स से। अब ये वाले प्लांट की हम बात करते हैं, स्पेशल केस है ये कैलोट्रोपिस प्लांट है। ये जनरली बैरन लैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला प्लांट। इसमें फ्लावर्स भी होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसमें आँखा कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कैलोट्रोपिस का जो प्लांट है ये अपनी इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को हम कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये इसकी बॉडी में इस प्लांट में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और जिसकी वजह से जो काउज हैं या और भी ब्राउजिंग गोट्स हैं या और भी ब्राउजिंग एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, वो इस पे फीड नहीं करती हैं। सो मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर सिक। क्योंकि अगर वो जो इस पे ग्रेज करने वाले जो एनिमल्स हैं वो अगर इसको खाएंगे तो वो सिक हो जाएंगे। तो और वो उसका डाइजेशन को भी इनहिबिट करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को भी डिसरप्ट कर देता है ये वाला प्लांट, और ये प्लांट एनिमल को किल भी कर देता है। ठीक है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल प्रोड्यूस होते हैं तो वो इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं अपने प्रेडेटर को। जैसे कि आपने कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल आपने देखा है कि ये प्लांट जो है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से ना तो उसके आसपास कोई गोट या कैटल उसको खाते हुए नज़र आती है। तो ये प्लांट का अपना तरीका है अपने आप को बचाने के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि कैलोट्रोपिस प्लांट में ऐसा क्या है कि कैटल्स और गोट्स उसके आसपास नहीं नज़र आती हैं। तो you will write कि they have the presence of the cardiac glycosides, poisonous cardiac glycosides which are harmful, which may prove to be which makes the herbivore sick, and you can mention these points which makes the herbivore sick. It is found to cause harm to the herbivore. A wide variety of chemical substances that we extract. अब ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट से जो निकोटीन हमें मिलता है या कैफीन मिलता है या क्विनीन या स्ट्राइकीन या ओपियम, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं वो क्या हैं?
वो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वो केमिकल्स हैं जो प्लांट में प्रोड्यूस हुए थे अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल्स substances that we extract from plants on a commercial scale, these are the examples, are produced by them actually as defenses against grazers and browsers। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकिन, ओपियम, ये सारे केमिकल्स प्लांट ने अपनी बॉडी में प्रोड्यूस किए ताकि वो अपने जो ग्रेजर्स और ब्राउजर्स हैं या अपने प्रेडेटर्स हैं उनसे अपने आप को डिफेंड कर सकें, बचा के रख सकें। ओके, सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपटीशन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।